रिबॉर्न इन मिस्टीरियस नॉवल एपिसोड 5। मिष्टी विवान को इग्नोर करते हुए अभी भी सिर्फ आदित्य और निशीत से ही बात कर रही थी। भैयू, अब ने शो की स्टार्टिंग की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। रुको, अभी शो के चीफ गेस्ट आ जाए। विवान से अब मिष्टी की इग्नोरेंस हैंडल नहीं होती तो वो फाइनली सामने से बात करने की कोशिश करता है। चीफ गेस्ट। मिष्टी कंफ्यूजन में आदित्य की तरफ देखती है, लेकिन वो अभी भी विवान की तरफ नहीं देखती है। तभी एंट्रेस पर वापस शोरगुल शुरू होता है। मिष्टी के साथ साथ पार्टी में सबकी नजर एंट्रेस की तरफ चली जाती है। वहां से एक बेहद हैंडसम लड़का चलकर अंदर आता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और खासकर मिष्टी। वो लड़का सबको इग्नोर करते हुए युवान और उन लोगों की तरफ आने लगता है। यार, मैंने सोचा नहीं था इवेंट इतना शानदार होगा। ये तेरे आज तक के सभी होटल इनॉग्रेशन से काफी शानदार और लेविस है, उस लड़के ने उनके पास आते हुए कहा। होगा ही, आखिर मेरी प्रिंसेस ने सारी प्रिपरेशन की है। आदित्य मिष्टी की तरफ देखता है, फिर उसको उस लड़के से मिलवाते हुए, सैंडी, ये है मेरी प्रिंसेस मिष्टी भारद्वाज, और प्रिंसेस ये है हमारा फ्रेंड सैंडी। सैंडी ब्राउन। मिष्टी, जो सैंडी को अपने सामने देखकर मेसमराइज हो गई थी, वो आदित्य के इंट्रोडक्शन देने से होश में आई और उसकी बात के बीच में ही एक्साइटेड होकर बोल पड़ी। तुम जानती हो सैंडी को? आदित्य ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। ऑफ कोर्स भैयू, मैं तो इनके अंडर इंटर्नशिप भी करना चाहती थी, लेकिन 3 साल का वेटिंग था तो नहीं कर पाए। मिष्टी के फेस पर इस वक्त अपने आइडियल को देखकर 440 वोल्ट की चमक थी। आदित्य मिष्टी की बात सुन मुस्कुरा दिया, लेकिन निशीत, जिसकी नजर विवान के काले पड़ चुके फेस पर थी, प्रिंसेस सैंडी यहाँ किसी फैशन हाउस के साथ कोलैब करना चाहता है, तो उसके साथ काम करने का तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा। सैंडी, आज के फैशन शो में हमारी प्रिंसेस का फैशन हाउस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। निशीत ने एंड में सैंडी की तरफ देखकर आई विंक कर दी। रियली प्रिंसेस, तुम्हारा फैशन हाउस है? लेकिन आदि और वीवू ने मुझे कभी इसके बारे में बताया ही नहीं, वरना मैं पक्का तुम्हें अपने अंडर इंटर्नशिप करने के लिए इनवाइट करता। आखिर इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट को कौन रिजेक्ट कर सकता है? सैंडी ने विवान को साइड करते हुए मिष्टी के पास आ गया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो भैयू को भी इस बारे में उस टाइम नहीं पता था। वैसे में आप मेरे आइडियल है, मुझे आपके सभी कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। मिष्टी इन एक्साइटेड होकर बोलते हुए सैंडी से हाथ मिला लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पर्सनली ड्रेस भी डिजाइन कर सकता हूँ। सच में? मिष्टी ने चमकती आंखों से सैंडी की तरफ देखा। ऑफ कोर्स, आखिर इतनी प्रिटी गर्ल के लिए मैं स्पेशल ड्रेस डिजाइन करना चाहूंगा। सैंडी इस बात से अनजान की 2 जोड़ी आंखें उसे जानलेवा नजरों से देख रही है। उसने हल्के से फ्लेटिंग अंदाज में कहा। वो दोनों विवान और आदित्य थे। आदित्य को सैंडी का अपनी प्रिंसेस से फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अंदर का पजेसिव भाई जाग गया था। और दूसरे हमारे विवान बाबू, उन्हें तो सैंडी के यहाँ आने से लेकर अब तक की कोई बात पसंद नहीं आई थी। ऊपर से उसकी किटेन ने उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं था, जबकि सैंडी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। उसका बस चले तो अभी सैंडी को वापस भेज दे, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी किटेन उसे पहले से नाराज है और अगर वो अभी कुछ करेगा तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएगी। इसीलिए वो अभी सिर्फ खतरनाक नजरों से सैंडी को घूर ही सकता था। प्रिंसेस, आई थिंक अब तुम्हें फैशन शो स्टार्ट करना चाहिए। आदित्य ने मिष्टी को सैंडी से दूर करते हुए उसे याद दिलाया। मिष्टी को आदित्य की बात सुन याद आया कि शो स्टार्ट करने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो वो बैकस्टेज की तरफ चली जाती है। आदित्य और सभी सात्विक जी और बाकी सब थे उस तरफ फ्रंट की सीटर्स की तरफ चले जाते हैं। सब लोग विवान और आदित्य के साथ बात करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को अपनी सीट पर बैठते देखकर सबको अंदाजा हो गया था कि फैशन शो स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। वैसे भी शो के बाद डिनर बैंक्वेट में वो लोग आसानी से उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। कुछ ही देर में पूरे हॉल के अंधेरा छा गया था। तभी एक लाइट स्टेज के कॉर्नर में पड़ती है, जहां से मिष्टी बड़े एलिगेंट वे में चलते हुए आती है। मिष्टी इस ब्रेथटेकिंग ब्यूटी ने सबको मेसमराइज कर दिया था। Ladies and gentlemen, welcome to the elegant fashion show, which one sponsored by Avisa Group of Industries. मिष्टी ने स्टेज के मिडल में खड़े होते हुए अपनी स्पीच देना स्टार्ट किया। कल अविसा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा दिन है। 7 स्टार होटल चेन के अंदर आने वाला कंट्री का सबसे लग्जरियस 7 स्टार होटल का कल इनॉग्रेशन होने वाला है और इसमें शामिल होने के लिए आप सभी का अविसा ग्रुप तहे दिल से स्वागत करता है।
मिष्टी की बात खत्म होते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। मिष्टी सबका अभिवादन करते हुए बेक स्टेज चली जाती है और तभी एक होस्ट स्टेज पर आकर फैशन शो की शुरुआत का ऐलान करता है। मिष्टी एक बार कुशल से सब ठीक होने का इशारा मिलते ही हॉल में अपनी सीट की तरफ चली जाती है, जो बाकी अविसा ग्रुप के हाई अथॉरिटी के साथ थी। फैशन शो स्टार्ट होते ही फैशन हाउस जिनका फर्स्ट टर्न था, उसके मॉडल रैंप वॉक करना शुरू कर देते हैं। सभी फैशन हाउस और मॉडल अभी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें भी अब तक सैंडी ब्राउन की प्रेजेंस का अब तक पता चल गया था। तो फैशन हाउस उसे इम्प्रेस करना चाहते थे, ताकि इन फ्यूचर उसके साथ कोलाबरेट कर पाए, और मॉडल इसलिए कि कभी तो उन्हें सैंडी ब्राउन के क्लोथ पहने मिल जाए। शिवानिका फैशन हाउस का टर्न 7 नंबर पर था। मिष्टी अब काफी नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि अब तक रैंप पर आए पांचों फैशन हाउस के क्लोथ काफी इंप्रेसिव थे। तो मिष्टी को अपने डिजाइन पर थोड़ा डाउट होने लगता है। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तभी मिष्टी को अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिससे चौंक कर अपने बाजू में देखती है। वहां विवान को बेटा देखकर वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी का खुद पर ध्यान ना देखकर वो राहत की सांस लेती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिष्टी ने एकदम धीमी आवाज में विवान की तरफ देखते हुए अपने हाथ से उसका हाथ हटाने की कोशिश की। डोंट बी नर्वस, सबको तुम पर प्राउड होगा। विवान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा। विवान का ध्यान स्टार्ट से ही सिर्फ मिष्टी पर था, इसीलिए जब मिष्टी के फेस पर हल्के नर्वसनेस की झलक देखी, तो उसने अभय की हेल्प से मिष्टी के पास बैठी एक डायरेक्टर को बाहर बुलाने का प्लान बनाया और फिर खुद वहां आकर बैठ गया। मिष्टी की हॉट बीट विवान की ऐसी नजदीकी से फास्ट हो जाती है, लेकिन वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती है। आपको कैसे पता मैं किस वजह से नर्वस हूं? दरअसल मिष्टी सबसे ज्यादा नर्वस इसलिए थी कि उसका ये पहला फैशन शो होगा जो उसकी फैमिली भी देखेगी, और अब तो सबको पता था कि वो शिवानिका फैशन हाउस की ओनर है। क्या वो रियल मिष्टी को अपनी फैमिली की नज़रों में प्राउड फील करवा पाएगी या नहीं? और वो खुद के लिए भी चाहती थी कि पूरी फैमिली को उस पर गर्व हो। बस पता चल गया। मिष्टी के माथे पर एक हल्की किस करके वो वापस अपनी सीट की तरफ चला गया, क्योंकि वो जिस लिए आया था वो तो हो गया। मिष्टी की नर्वसनेस दूर करने टंग आउट, जबकि मिष्टी वैसे ही भूत बने बैठी रही। पहले ही विवान की करीबी से उसकी हार्टबीट तेज स्पीड में दौड़ रही थी, वहीं उसके इसे माथे पर किस करने से उसके दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उस किस की वजह से मिष्टी की सारी नर्वसनेस दूर हो गई थी, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये किस वाला मोमेंट चल रहा था, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मिष्टी तब तक खोई हुई रही जब तक स्टेज पर शिवानिका फैशन हाउस का नाम नहीं अनाउंस हुआ। अनाउंसमेंट सुनकर मिष्टी वापस नर्वस होने लगी, लेकिन मिष्टी से ज्यादा कुछ लोग और थे जो नर्वस थे। वो थे तीनों फैमिली के जेंट्स। शिवानिका फैशन हाउस के मॉडल्स एक के बाद एक स्टेज पर वॉक करने आते हैं। मिष्टी ने इस फैशन शो के लिए ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न कल्चर का फ्यूजन किया था। उनके पहने हुए क्लोथ्स आज के बेस्ट डिजाइन में से एक थे, खासकर रिस के क्लोथ्स वो मिष्टी ने बनाए अभी डिजाइन में सबसे बेस्ट था। रिस के साथ जैसे ही स्टेज पर कुशल एंट्री लेता है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। काफी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्दी ही शिवानिका फैशन हाउस को विजिट करेंगे। मुझे पहले क्यों पता नहीं था कि शिवानिका फैशन हाउस के कपड़े इतने यूनिक होते हैं। सच में मैंने पहले कभी शिवानिका फैशन हाउस के डिजाइन ट्राई किए, लेकिन अब मैं शॉपिंग के लिए उनके स्टोर में जाऊंगी। मेरी बेस्टी की शादी में शिवानिका के फ्यूजन वेयर ही पहनूंगी। अब से मैं शिवानिका की रेगुलर कस्टमर रहूंगी। मिष्टी के साथ साथ फैमिली के सभी लोग सबकी तारीफ सुनकर काफी खुश हो रहे थे। फैमिली के सभी लोगों को इस वक्त मिष्टी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। फैशन शो के एंड में वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर सैंडी ब्राउन एक अनाउंसमेंट करेंगे, इस बात की खबर अभी अभी सबको की गई थी, जिस वजह से सभी बहुत एक्साइटेड थे। आखिरी रैंप वॉक की बारी सन ग्लो फैशन हाउस की थी, और एज यूजुअल अनिकेत यादव के डिजाइन किए हुए ब्राइडल लहंगे आउट ऑफ वर्ल्ड थे, और शायद इस फैशन शो के सबसे बेस्ट भी उन्हीं के क्लोथ थे। जब सैंडी ब्राउन ने स्टेज पर एंट्री ली, तो सभी काफी एक्साइटेड होकर शोर कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम था जब सैंडी ब्राउन इंडिया आए हो। उनके कपड़े पहना हाई क्लास सोसाइटी में काफी प्रेस्टीज की बात मानी जाती थी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए, लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज की शाम के स्टार इस फैशन शो में पार्ट लेने वाले सभी डिजाइनर हैं। सैंडी ने स्टेज के बीच के खड़े होते हुए
एक बड़ी सी मुस्कान लिए सबका अभिवादन किया। मेरे इंडिया आने का और आज का फैशन शो अटेंड करने का एक स्पेशल रीजन है। मैं अपनी अगली सीरीज में अलग अलग कंट्री के कल्चर क्लोथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ के फैशन हाउस के साथ कोलैबोरेट करने की प्लानिंग कर रहा था। ये सुनते ही सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे, खास करके सभी फैशन हाउस के डिजाइनर और रिप्रेजेंटेटिव। उन सबके मन में एक उम्मीद थी कि शायद उनके फैशन हाउस को सैंडी ब्राउन के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल जाए, तो उनका ब्रांड भी इंटरनेशनल हो जाएगा और उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये फैशन शो देखने के बाद में एक नहीं, दो फैशन हाउस को अपने साथ करने का इनविटेशन देना चाहता हूँ। सैंडी ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, पहला सन ग्लो फैशन हाउस जिनके ब्राइडल वेयर बेहतरीन थे, और दूसरा है शिवानिका फैशन हाउस जिनके फ्यूजन क्लोथ्स ने सच में मेरा दिल जीत लिया है। सैंडी की अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। सबके मन में ये उम्मीद थी कि अब शायद वो सैंडी ब्राउन की ब्रांड रिवाना के कपड़े ऑर्डर कर पाएंगे, क्योंकि अब जब वो दो क्लथिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो अब की सीरीज के ज्यादा क्लोथ्स होंगे। अनिकेत चौधरी ये अनाउंसमेंट सुनकर पूरी तरह शॉक हो गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो रिवाना ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करेंगे। उनकी आंखों हल्की नम हो गई थी। मैनेजर नैना ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो होश में आए और खुद को संभाल लिया। मैंने कहा था ना, ये फैशन शो मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। अनिकेत ने मैनेजर नैना की तरफ देखा। सिर्फ वो और मैनेजर नैना ही जानते थे, इस कोलैबोरेशन ने उनके फैशन हाउस में एक नई जान फूंक दी है। आपने कर दिखाया। नैना के फेस पर रेयर स्माइल थी, वैसे वो काफी कोल्ड पसंद थी। हमने कर दिखाया, अनिकेत नैना की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही नैना के दिल ने एक बिट मिस कर दी। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वही हॉल में मिष्टी का हाल भी अनिकेत जैसा हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पहली बार डिजाइन किए कपड़े लोगों को इतने पसंद आएंगे। तीनों फैमिली के सभी मेंबर के चेहरों पर खुशी और मिष्टी के लिए प्राउड दिख रहा था, सिर्फ कुछ को छोड़कर। इस मिष्टी की बच्ची को ही सारी चीजें क्यों मिल जाती है? सोनाली ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। वो मिष्टी की तरफ नफरत से भरी नजरों से देख रही थी। उसे इन छोटी छोटी चीजों लेने दो, तुम बस विवान को पाने पर ध्यान दो। अगर विवान तुम्हें मिल गया तो वो तुमसे कभी नहीं जीत पाएगी। माया जी ने एक तरफ देखते हुए अपनी बेटी को समझाए। सोनाली ने अपनी मां की नजरों का पीछा किया तो देखा वहां कुछ बिजनेसमैन विवान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विवान का ध्यान पूरी तरह मिष्टी की तरफ था, जो कि अभी सैंडी के साथ खड़ी थी। लेकिन मॉम, आजकल विवान का बिहेवियर भी मिष्टी के लिए बदलता जा रहा है। कहीं वो मुझसे मेरे विवान को भी ना छीन ले। सोनाली की आंखों में मिष्टी के लिए नफरत और बढ़ गई। वो कुछ नहीं कर पाएगी, बस कुछ दिनों की बात है। मैंने उसे कॉल कर दिया है, उसके आते ही वो तुम्हारी एंट्री भी कपूर मेंशन में करवा देगी। उसके बाद तुम विवान को रिझा लेना। माया जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। प्रिंसेस, तुम इस इवेंट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन हो, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ तुम्हारे इस फैशन शो को होस्ट करने की वजह से नहीं है, सैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी कंप्लीट की है, और इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट तो आप है, मिष्टी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने आइडियल की फ्लर्टिंग को वो कैसे हैंडल करे। ऊपर से उसे अपने पर किसी की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी, और उसे अच्छे से पता था कि वो कौन है। अब क्या घूरकर नजर लगाएगा? निशीथ ने विवान के पास आते हुए एक डेविल स्माइल की। ये सुनते ही विवान ने एक नजर निशीथ को घुटकर देखा और बिना कोई जवाब दिए फिर से मिष्टी और सैंडी की दिशा में देखने लगा। वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, निशीथ ने और घी डालते हुए कहा। दरअसल सैंडी को मिष्टी के पास निशीथ ने ही भेजा था। उसने सैंडी को सारा मैटर बता दिया था, और फिर क्या सैंडी महाराज तैयार हो गए। आखिर वो भी थे तो निशीथ की जमात के ही आग भड़काने में एक्सपर्ट टर्न आउट। एक और शब्द और कल तुम एमजॉन के जंगलों में होंगे। विवान ने बिना निशीथ की तरफ देखे वार्निंग दी। ये सुनते ही निशीथ बाबू रफू चक्कर हो गए, और विवान मिष्टी और सैंडी की तरफ बढ़ गया। प्रिंसेस, तुम इस इवेंट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन हो, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ तुम्हारे इस फैशन शो को होस्ट करने की वजह से नहीं है, सैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी कंप्लीट की है, और इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट तो आप है, मिष्टी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने आइडियल की फ्लर्टिंग को वो कैसे हैंडल करे।
ऊपर से उसे अपने पर किसी की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी और उसे अच्छे से पता था कि वो कौन है। सैंडी मिष्टी के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। सो प्रिंसेस, अब तो हम पार्टनर्स बन जाएंगे, तो तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए? जैसे ही विवान सैंडी और मिष्टी की तरफ बढ़ा, उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। मिष्टी और सैंडी के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी और यह नजारा विवान को अंदर ही अंदर और भी बेचैन कर रहा था। तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? विवान की इतनी सख्त आवाज सुनकर सैंडी को निशीथ की बात मानने का पछतावा होने लगा था। अरे नहीं वीवो, वो तो मैं बस प्रिंसेस से कोलाब्रेशन को लेकर डिस्कस कर रहा था। हाँ बिल्कुल वही कर रहा था। विवान के फेस के सख्त एक्सप्रेशन देख सैंडी की सारी हवा टाइट हो चुकी थी। सैंडी, आप क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? हम जो भी बात कर रहे हो उसका मिस्टर कपूर से कोई लेना देना नहीं है। मिष्टी ने मुंह बनाते हुए सैंडी की तरफ देखकर कहा। सच में? विवान ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। निशी, अरे हाँ रुक मैं आता हूँ। सैंडी ने बहाना बनाते हुए वहां से खिसकना सही समझा, क्योंकि वो इन दोनों की तकरार में शहीद नहीं होना चाहता था। मिष्टी अभी भी विवान से नाराज थी, इसीलिए वो बिना उससे बात किए वहां से जाने लगी। लेकिन उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ठीक उसी वक्त हॉल की लाइट डिम हो गई और होस्ट ने डांस के लिए कपल्स को स्टेज पर आने की अनाउंसमेंट की। दरअसल ये सारा आइडिया निशीथ का था। उसे पता था विवान और मिष्टी की नजदीकी अगर बाकी लोगों ने देख ली तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसने ये आइडिया आजमाया था। विवान मिष्टी को एक कोने में लेकर गया जिससे किसी की नजर उन पर ना पड़े। वैसे तो उसे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो मिष्टी पर कभी कोई उंगली उठे ये नहीं चाहता था। मिस्टर कपूर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मिष्टी, जो विवान के ऐसे अचानक करीब खींचे जाने से चौंक गई थी, उसने होश में आते ही विवान से दूर होने की कोशिश करनी शुरू कर दी। मिस्टर कपूर, सीरियसली कीटन, अभी भी मुझे यही कहकर बुलाओगी? विवान ने उसे साइड में एक खंभे के पास खड़ा करके पूरी तरह अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मिष्टी ने कोई जवाब ना देते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विवान को उसका मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लगता। किटन, लुक एट मी। विवान ने मिष्टी के दोनों गालों पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ किया। विवान की इस हरकत से दोनों की धड़कनों, जो पहले से करीबी की वजह से बढ़ी हुई थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। मुझसे बात भी नहीं कर रही, मेरी तरफ देख भी नहीं रही, क्या हुआ? विवान की आवाज में इतनी सॉफ्टनेस थी जैसे मिश्री घुली हुई हो। मिष्टी, जो विवान में ऑलमोस्ट खोने लगी थी, उसे उसकी बात सुनकर याद आ गया कि वो उससे नाराज है। उसने विवान के हाथों को अपने गालों से हटाया और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। क्या आप मुझे जानते हैं? चलो मेरे साथ, और हाँ, अगर शांति से नहीं चली तो मैं सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। विवान ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल के बैक डोर की तरफ चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर सब लोग हमें ढूंढेंगे और मुझे बहुत भूख लगी है। मिष्टी ने विवान के साथ चलते हुए बोलती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं गई तो विवान ने जो कहा है वो सच में वो कर देगा। हॉल से बैक डोर से बाहर वो होटल की बैक साइड आ गए थे, जहां पर ट्री हाउस थे। वहां रखी इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो गेस्ट के होटल में यहां से वहां जाने में यूज होती थी, क्योंकि होटल बहुत बड़ा था और वहां आने वाले कस्टमर ज्यादातर हाई स्टेट्स वाले होंगे और उन्हें ज्यादा चलने की आदत नहीं होती। कुछ देर में उस इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ वो लोग होटल के एंड पॉइंट पर आ जाते हैं। वहां बहुत ही शांति थी, क्योंकि ट्री हाउस वाली साइड पूरा जंगल टाइप एरिया बनाया हुआ था, जिससे लोगों को नेचुरल फील आए। विवान मिष्टी को लेकर वहां बने लास्ट वाले ट्री हाउस की तरफ चला गया। मिष्टी जैसे ही उस ट्री हाउस की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, तो सामने का नजारा देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। पूरे ट्री हाउस को लाइटनिंग से सजाया गया था। बालकनी में 2 गद्दे डालकर टेबल सेट कर वहां कैंडल लाइट डिनर की अरेंजमेंट की गई थी, और वहां बैठकर सामने जो नजारा दिखने वाला था वो अमेजिंग था। वो ट्री हाउस पहाड़ की चोटी के लास्ट में था, जिस वजह से वहां से पूरा जंगल और सामने के दूसरे पहाड़ दिख रहे थे। कुल मिलाकर सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। डू यू लाइक इट? विवान, जो कब से मिष्टी को सब कुछ देखते हुए देख रहा था, वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बहुत, मिष्टी ने आसपास देखते हुए कहा, लेकिन जैसे ही किसी के पीछे खड़े होना का एहसास हुआ, वो जल्दी से पलट गई। लेकिन विवान को इतना करीब देख वो पीछे की तरफ कदम लिया। विवान ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी कमर में हाथ डाल उसे और ज्यादा करीब खींच लिया। अभी भी नाराज हो? नहीं,
मैं होती कौन हूँ आपसे नाराज होने वाली? मिष्टी ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर मैं कुछ लगती तो आपको वहां जाकर भैयू की तरह मुझे कॉल करना याद रहता। मिष्टी अभी भी दूसरी तरफ देख रही थी, तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखती है, तो विवान उसके बाएं हाथ पर एक ब्रेसलेट पहना रहा था। वो ब्रेसलेट बेहद खूबसूरत था। उसमें 5 यूनिक डायमंड लगे थे और उनके बीच में बनी डिजाइन में भी डायमंड लगे हुए थे। उस डायमंड वाले ब्रेसलेट को देखकर कोई आसानी से बता सकता था कि उसकी कीमत करोड़ों में होगी, और ये सच भी था। वो ब्रेसलेट वर्ल्ड फेमस बाय ज्वेलरी ब्रांड के इस साल ले एक्सक्लूसिव कलेक्शन का सबसे महंगा ज्वेलरी पीस था। मिष्टी की आंखें उस ब्रेसलेट को देखकर चमक उठी थी, क्योंकि वो ब्रेसलेट था ही इतना ज्यादा खूबसूरत। सो प्रिटी। मेरी कीटन से कम। विवान का ध्यान सिर्फ मिष्टी के चेहरे पर था, जो इस वक्त बहुत प्रिटी लग रहा था। अभी भी कहोगी कि मैं तुम्हें भूल गया था? ये सुनते ही मिष्टी के पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी थी, क्योंकि आज से पहले कभी किसी लड़के ने उससे इस बात नहीं की थी। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ठीक है, इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मुझे कॉल करना भूलना मत। चलो अब डिनर करते हैं। विवान मिष्टी का हाथ पकड़ उसे वहां रखे गैदों की तरफ ले गया। क्या हमें वहां सबके साथ डिनर नहीं करना चाहिए? अगर सब हमें ढूंढेंगे तो? मिष्टी ने गद्दे पर बैठते हुए पूछा। विवान ने अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल लगाया और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कट कर दिया। आदि और निशी संभाल लेंगे सब, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। मैं आप पर क्यों ध्यान दूं? आप पर तो आपकी वो गर्लफ्रेंड ध्यान देगी। मिष्टी ने आहना को याद करते हुए मुंह बिगाड़कर कहा। कीटन लास्ट टाइम कहा था ना, वो मेरी कोई नहीं है, तो बार बार उसका जिक्र मत करो। विवान ने मिष्टी के पास बैठ गया। अच्छा ठीक है, मिष्टी ने इतना कहा था, तभी कुछ होटल का यूनिफॉर्म पहरे लोग उनका डिनर लेकर आ गए, और वहां रखी मेज पर खाने की चीजें रखकर उनके लिए प्लेट में सर्व करने वाले थे। लेकिन विवान के उन्हें रोक दिया और वहां से जाने का इशारा किया। विवान खुद से पहले मिष्टी के लिए खाना सर्व करता है। मिष्टी ने जब देखा कि वहां रखी सारी डिशेस उसकी पसंद की है तो वो खुश हो जाती है। मिष्टी और विवान खाना खाते हुए काफी सारी बात करते हैं। एक्चुअली खाना और बातें दोनों मिष्टी ही कर रही थी। विवान का ज्यादा टाइम तो उसे ऐसे देखने में गया। वो बस उसकी बात का जवाब देता और कभी कभी कुछ पूछ लेता। डिनर के बाद स्टाफ आकर सभी बर्तन और सब लेकर गए। वो दोनों अभी वहीं बैठे बात कर रहे थे। कीटन, तुम अभी नहीं बदली, ना तुम्हारे बात करने का अंदाज और ना ही तुम्हारी पसंद। विवान मिष्टी के थोड़ा करीब बैठते हुए उसके बाल कानों के पीछे किए, लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये कहना मिष्टी पर क्या असर कर गया था। मिष्टी विवान की बात सुनकर जम सी गई। ऐसे कैसे हो सकता है? उसका बात करने का अंदाज और पसंद नापसंद ओरिजिनल मिष्टी जैसी हो गई। वो अपनी पसंद नापसंद याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, जिससे वो थोड़ा पैनिक हो जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या हुआ कीटन? विवान ने जब मिष्टी के पीले पड़े चेहरे को देखा तो पूछा। वो मुझे ठंड लग रही है और मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम अपने रूम में जा सकते हैं? मिष्टी ने जल्दी खुद को संभालते हुए बहाना लगाया। विवान को भी उसकी बात सच लगी, क्योंकि मिष्टी पिछले 2 दिन से होटल आ गई थी और आज सुबह से तो शायद उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। इसीलिए वो मिष्टी को उसके कमरे में छोड़कर खुद वापस पार्टी में चला जाता है। मिष्टी जब से अपने रूम में आई थी तब से यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, क्योंकि बहुत देर सोचने के बाद भी उसे पुरानी यादें याद नहीं आ रही थी। मिष्टी के जहन में इस वक्त सिर्फ इस बॉडी ऑनर की यादें ही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी आत्मा और मिष्टी की बॉडी एक हो गए हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पहले वो पैनिक अटैक जो उसे आते थे, लेकिन रियल मिष्टी को कभी नहीं आए थे, जबकि वो हादसा रियल मिष्टी के साथ हुआ था। फिर आहना की किडनैपिंग वाला वो ड्रीम, वो अभी तक इन बातों को ही फिगर आउट नहीं कर पाई थी। उसमें ये सब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मिष्टी के दिमाग में कुछ आता है तो वो जल्दी से लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और उसे जितना भी नोवेल के बारे में याद था वो सब नोटपैड में लिख लेती है। क्या पता कल को मैं नोवेल की सारी यादें भी भूल जाऊं। लैपटॉप बंद करके फ्रेश होने चली गई थी, क्योंकि उसे अभी अपने दिमाग को शांत करना था और फिर जल्द से जल्द ये पहली सुलझानी थी। मिष्टी फ्रेश होकर शांत मन से बेड पर सोने लगती है। वो सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचती है। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो उठकर बैठ जाती है। जब ये दोनों चीजें हुए तब मैं विवान के साथ थी, मतलब उसके करीब थी। मिष्टी की कुछ सोचकर बड़ी बड़ी हो जाती है,
क्या इन सबका विवान से कुछ कनेक्शन है? हाय आदित्य, आप ट्रिप से कब वापस आए? एक लड़की जिसने अपने पूरे चेहरे पर मेकअप पोत रखा था, वो आदित्य के नजदीक खड़ी होकर उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। तुमसे मतलब? मैंने तुमसे कितनी बात कहा, मुझसे दूर रहा करो। एक बार में बात समझ नहीं आती? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि रोशनी जी उसकी तरफ घूरते हुए देख रही थी। टिपिकल मॉम बेटे की हरकतों पर ध्यान रखती है। आदित्य, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त भी थे। उस लड़की ने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहा, क्योंकि उसे भी पता था रोशनी जी का ध्यान उनकी तरफ है। मिस सोलंकी, जहां तक मुझे याद है, हम एक कॉलेज में जरूर थे लेकिन अलग अलग क्लास में, और हम अजनबी से ज्यादा कुछ कभी ना हुए थे और ना होंगे। तो माइंड योर बिजनेस। मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो जिस बात पर इतना उछल रही हो, उसे रास्ते में लाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आदित्य उस लड़की के साइड से निकलते हुए विवान की तरफ चला गया, जो पार्टी हॉल में इंटर हो रहा था। आदित्य को इस तरह खुद की इंसल्ट करते जाते देख, वो लड़की जोर से पैर पटकते हुए, आदित्य भारद्वाज, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं मिसेस जिया भारद्वाज बनकर ही रहूंगी। इस टाइटल के लिए ही मैं कॉलेज के 5 सालों तक तुम्हारे आसपास घूमती रही और तुम्हारी सारी इंसल्ट भी सहन की, लेकिन आज तुम एक बड़ी एम्प्लॉय की इतनी केयर कर रहे थे, उस लड़की का तो मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए जिया के चेहरे पर उसके लिए नफरत भरी थी। ये लड़की मतलब जिया सोलंकी। जिया सोलंकी राजन सोलंकी की बहन थी और राजन सोलंकी एम्स ग्रुप का सीईओ था। जिया ने जब आदित्य को पहली बार देखा तभी से वो उसे पाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके ही कॉलेज में एडमिशन लिया और हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती। लेकिन आदित्य भी विवान की तरह किसी को भी अपने पास नहीं भटकने देता था। जिया जिस लड़की के लिए इतनी नफरत लेकर बैठी है, वो और कोई नहीं मिष्टी थी। दरअसल जब से जिया ने आज पार्टी के दौरान आदित्य को मिष्टी के साथ इतने प्यार से बात करते देखा था, तब से वो गुस्से से उबाल रही थी। लेकिन उसे आदित्य से बात करने का मौका ही नहीं मिला था, और जब मौका मिला तो आदित्य उसे सुनाकर चला गया। इसलिए वो इस बात के लिए भी मिष्टी को जिम्मेदार मान रही थी, जिसने उसकी नफरत में इजाफा कर दिया था। प्रिंसेस कहाँ है? आदित्य ने विवान के पास आते हुए पूछा। विवान ने एक नजर उस दिशा में डाली जहां से आदित्य चलकर आ रहा था। उसकी नजर जिया पर पड़ी, वो थक गई थी। इस लड़की से कीटन को दूर रखना होगा। आदित्य विवान की बात सुन चौंक गया, फिर उसने उसकी नजरों का पीछा किया और जब उसने जिया को देखा तो वो उसके कहने का मतलब समझ गया, क्योंकि जिया ने एक बार कॉलेज में एक लड़की को सिर्फ इसलिए सीढ़ियों से गिरा दिया था कि वो लड़की एक प्रोजेक्ट में आदित्य की पार्टनर थी और आदित्य ने उसके साथ 5 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। ये याद आते ही आदित्य की मुठिया कस गई। अगर इसने प्रिंसेस को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा। हम फिर भी कीटन की सिक्योरिटी बढ़ा दो। आज सबकी नजरों में वो आ गई होगी, जिस वजह से कल कुछ लोग उसे टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। विवान ने उसे शांत कराते हुए कहा। नफरत की एक झलक जिया के लिए उसकी आंखों में भी आई थी कि अगर इस लड़की ने उसकी कीटन की परछाई को भी छुआ तो उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं होता अगर वो इन बातों को भी खुद पर हावी होने दे। शाम हो चुकी थी और सभी लोग ऑलमोस्ट रेडी थे, ना भूले जाने वाले इस दिन को खत्म करने के लिए। आज होटल में पूरा दिन सबके लिए ड्रीमिंग टाइम था। अलग अलग एक्टिविटी के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिलना सबके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति थी, क्योंकि वहाँ काफी बिजनेसमैन थे जिनके पास बहुत पैसा था लेकिन फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं था। मिष्टी ने जब चैरिटी इवेंट के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की तो सभी बिजनेसमैन ने दिल खोलकर पैसा डोनेट किया। चैरिटी इवेंट में मिष्टी आदित्य और विवान के बीच बैठी थी और इस वक्त आदित्य और विवान के बीच कंपटीशन हो रहा था। दरअसल को दोनों मिष्टी जिस भी चीज को 2 सेकंड से ज्यादा देखे उसे खरीदने लगते थे, और अब तो दोनों में हर चीज के लिए कंपटीशन हो रहा था। मिष्टी अब इससे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अगर आप दोनों ने अब एक भी चीज मेरे लिए खरीदी तो मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। मिष्टी ने दोनों हाथ आपस के बांधते हुए मुंह फुलाकर सामने देखने लगी। मिष्टी की धमकी सच में काम कर गई। उसकी बात सुनते ही दोनों ही अपने हाथ में पकड़े बोर्ड नीचे रख दिए। वो दोनों मिष्टी का बात बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद चैरिटी इवेंट स्मूथली चलने लगा। 1 प्लेट स्टार्टर। अचानक मिष्टी के पेट से आए आवाज सुनकर आदित्य ने एक वेटर को स्टार्टर लाने का ऑर्डर दिया। स्टार्टर आने के बाद आदित्य अपने हाथों से मिष्टी को खिलाना शुरू कर देता।
जो देखकर विवान को अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि बाकी लोग भी टाइम टाइम पर इस टेबल पर देख रहे थे। पहले तो ये टेबल इस हॉल की सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें कंट्री की 3 सबसे बड़ी फैमिली बैठी हुई थी, जिस वजह से सबका ध्यान उस तरफ जा रहा था। ऊपर से आदित्य और विवान दोनों मिष्टी को पूरी अटेंशन से रहे थे। वैसे तो तीनों फैमिली दे रही थी, लेकिन वहां बैठे सबको तो ज्यादा आदित्य और विवान से मतलब था, तो उन्हीं पर नजर रखे हुए थे। सब लोग मिष्टी की आइडेंटिटी जानने के लिए क्यूरियस थे। जो लोग मिष्टी की आइडेंटिटी जानते थे, उन्हें तो पता ही था उसे हमेशा इतनी ही पैम्परिंग दी जाती है, और जो उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते थे, को जानने के लिए क्यूरियस थे। लड़कियां तो जलन के मारे पागल हो रही थी। कंट्री के 2 मोस्ट एलिजिबल बैचलर उस एक ही लड़की पर फोकस किए हुए थे। वैसे ये लड़की है कौन, जिसने मिस्टर भारद्वाज और मिस्टर कपूर दोनों की अटेंशन पाली है? मैंने भी पहली बार इतनी हाई सोसाइटी पार्टी में एक लड़की को 2 लड़के घुमाते देखा है। क्या ये लड़की एक साथ मिस्टर भारद्वाज और मिस्टर कपूर को रिझाने की कोशिश कर रही है? उन सभी लड़कियों की जेलिसी उनकी बातों से झलक रही थी, और उन लड़कियों से भी ज्यादा एक लड़की के चेहरे पर नफरत के साथ साथ किसी को जान से मारने के एक्सप्रेशन थे। ये कोई और नहीं जिया थी, जिसका सुबह से मिष्टी के लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुबह भी जब मिष्टी ने काम की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आदित्य ने उसे जबरदस्ती डाइनिंग एरिया में ले जाकर ब्रेकफास्ट करवाया था, और जिया ने वो सब अपनी आंखों से देखा था। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदित्य को अपने जाल में फंसाने की? जिया ने अपने दांत पीसते हुए मिष्टी की तरफ देखा, और फिर अपने पास से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया। मैंने तुम्हारे लिए शिकार का बंदोबस्त कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मिशिका भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अविसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आप सबका द एलिगेंट होटल के इनॉग्रेशन इवेंट में शामिल होने के लिए पूरे अविसा ग्रुप की तरफ से तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। द एलिगेट 7 स्टार होटल सीरीज की शुरुआत अविसा ग्रुप के चेयरमैन विवान कपूर ने की थी। आज इस सीरीज के ये 4th होटल का इनॉग्रेशन है, और हमें उम्मीद है कि इस होटल को भी सबका उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जितना बाकी होटल्स को मिला है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में चेयरमैन सर के साथ साथ उनकी टीम और अविसा ग्रुप के एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ इस नहीं, कंपनी के सभी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे एम्प्लॉयज की हार्ड वर्क होती है। इसीलिए कंपनी ने आज इस भव्य मौके पर उन एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करने का डिसाइड किया है। चैरिटी इवेंट खत्म होने के बाद मिष्टी स्टेज पर खड़े होकर होटल इनॉग्रेशन की स्पीच दे रही थी। पूरे हॉल के सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सब लोग मिष्टी की खूबसूरती, उसकी स्पीच, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पूरी तरह मेसमराइज हो चुके थे। कहते हैं, एक लड़का सीरियसली काम करते हुए बेहद हैंडसम लगता है, लेकिन एक लड़की कॉन्फिडेंट के साथ लोगों की भीड़ के सामने बोलते हुए उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मिष्टी के साथ भी ऐसा ही था। उसने आज ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, जो नीचे से प्लेन घेर वाला था और ऊपर से नेट का बना हुआ था। उस ब्लैक गाउन में मिष्टी की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। उसमें भी जब वो स्टेज पर स्पीच दे रही थी तब वो हद से ज्यादा सुंदर लग रही थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। युवान, जो कभी कंपनी रिपोर्ट ध्यान से नहीं सुनता क्योंकि उसने वो पहले से पढ़ी होती थी, आज उसने एक पल के लिए भी स्टेज से अपना ध्यान नहीं हटाया था। डिनर के लिए बुफे लग चुका था। सभी लोग अपने ग्रुप में बातें कर रहे थे। काफी बिजनेसमैन आदित्य, विवान और निशीत से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मिष्टी, जो अभी अभी कुछ बिजनेसमैन से बात करके फ्री हुए थी, उसे अब भूख का एहसास होता है। उसने आसपास नजर फिराई, लेकिन फैमिली के सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, इसीलिए मिष्टी खुद ही खान के स्टॉल की तरफ चली गई। वहां पर अलग अलग बहुत सारी खाने की वैरायटी के स्टॉल लगे थे, जिससे मिष्टी कंफ्यूज हो गई कि वो क्या खाए। तभी उसे एक पानीपुरी का स्टॉल दिख जाता है, जिससे उसके मुंह में पानी आने लगता है। इस लाइफ में आने के बाद उसने पानीपुरी ही नहीं खाई थी। मिष्टी जल्दी से उस पानीपुरी के स्टॉल के पास जाती है और खुद के लिए एक प्लेट पानीपुरी की लगवाती है। मिष्टी पानीपुरी खाने में बिजी थी, तभी कोई बीच में आकर पानीपुरी को उसके हाथों से गिरा देता है। ये देखकर मिष्टी का मुंह रोने जैसा हो जाता है। फिर वो गुस्से में अपने सामने देखती है। वहां 3 लड़कियां खड़ी थी, जो पूरी की पूरी मेकअप की दुकान लग रही थी। मेरी पानीपुरी क्यों गिरा दी? मिष्टी ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए पूछा। पानीपुरी, सो मिडिल क्लास थिंग। तुम जैसी डाउन मार्केट लड़की को यहाँ कैसे एंट्री मिली? उन तीनों में से एक लड़की ने मिष्टी को ऊपर से नीचे स्कैन करते हुए कहा। तुमसे मतलब, तुमने मेरी पानीपुरी गिरा दी, उसके लिए सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से।
मिष्टी का दिमाग खराब हो रहा था। एक तो उसे भूख लगी थी और ऊपर से इन लोगों ने उसकी पानीपुरी गिरा दी। यूं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे ऐसे बात करो? तुम जानती हो हम कौन हैं? दूसरी साइड खड़ी लड़की ने गुस्से में मिष्टी को उंगली दिखाते हुए कहा। क्यों तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? मिष्टी ने भौहें ऊपर करते हुए मोकिंगली पूछा। यूं बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? वो लड़की आगे आए और मिष्टी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मिष्टी ने क्विक रिएक्ट करते हुए एक कदम पीछे लिया और अपने हाथ में पानीपुरी के पानी का बाउल था वो उस लड़की पर फेंक दिया, जिसके छींटे पीछे खड़ी दोनों लड़कियों पर भी उड़े। यूं, इडियट, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। जानती भी हो कितने की है? पूरे साल कमाओगी तब भी इतना नहीं कमा पाओगी। बीच में खड़ी लड़की, जो अब तक चुप खड़ी थी, वो चिल्लाकर बोल उठी। जिया, रहने दो, इसे कहाँ पता होगा। इसके जैसी लड़कियों को कमाने की क्या जरूरत है? तुम तो अमीर लड़कों को फंसाकर ऐश करती हो। वो दूसरी लड़की ने जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी हाँ, ये तीनों लड़कियां जिया और उसकी दो चमचियां थी। वो तो यहाँ ऐश करने आई थी, जिस वजह से उन्होंने कंपनी की इनॉग्रेशन इवेंट ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो बोरिंग था। इसी वजह से उन्हें मिष्टी की आइडेंटिटी नहीं पता चली। जिया और उसकी चमचिया सुबह से ही मिष्टी को टारगेट करने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार मिष्टी के साथ कोई ना कोई होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए थे। ओह, तो तुमने ऐसे इतनी महंगी ड्रेस पहनी थी। सॉरी, मैंने तुम्हारे सुगर डैडी की दी हुई ड्रेस खराब कर दी। मिष्टी को अपने कैरेक्टर के बारे के सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उन तीनों की हरकत से समझ गई थी कि वो तीनों उसे बदनाम करना चाहती है, क्योंकि आसपास काफी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। दूसरी लड़की आगे बढ़कर मिष्टी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी साइड हट गई और अपना पैर उस लड़की के पैरों के बीच अड़ा दिया, जिससे वो लड़की डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई। हाउ डेयर यू? जिया कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन मिष्टी ने स्माइल करते हुए एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर जिया की तरफ देख उसकी बात बीच में काट दी। डेमो दिखाऊं? मिष्टी ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। ये सुनते ही जिया की मुठिया गुस्से से कस गई। तुम जानती नहीं हो कि कौन हूँ? मैं भारद्वाज फैमिली की होने वाली बहू हूँ। कल तक तुम्हें इस शहर से गायब नहीं करवा दिया तो मेरा नाम बदल देना। सच्ची? मिष्टी ने बड़ी स्माइल के साथ पूछा, जिसे देख जिया, उसकी चमचिया और वहां खड़े लोगों को लगा भारद्वाज खानदान का नाम सुनकर मिष्टी को सदमा लगा है। लेकिन उसकी अगली बात सुनकर सब हंसने लगे, जबकि जिया का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। जुलाबो? वैसे ये नाम अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम में से जुलाब हो गया हो, वैसी गंदी स्मेल आ रही है। तुम ये कहते हुए जिया और उसकी चमचिया एक साथ मिष्टी की तरफ आगे आती है। प्लीज मैडम, मुझे कुछ मत करना, मिष्टी ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा। यहाँ क्या हो रहा है? एक सख्त आवाज वहां गूंज उठी। सबने उस ओर देखा तो आदित्य और निशीत खड़े थे। उनका ध्यान जब मिष्टी पर गया तो वो तुरंत उसके पास आ गए। क्या हुआ प्रिंसेस? दोनों ने एक साथ पूछा। जिया एक बार फिर आग बबूला हो गई थी। आदित्य, जो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, वो इस लड़की को न सिर्फ प्रिंसेस कह रहा था, बल्कि वैसे ट्रीट भी कर रहा था। वो सर, आई एम सॉरी, गलती से मुझसे आपकी होने वाली वाइफ की ड्रेस पर कुछ पानी के छींटे उड़ गए। प्लीज मुझे शहर से बाहर मत निकालना। मिष्टी ने ऐसे रोनी सूरत बनाकर कहा, जैसे उसके साथ जुल्म हो रहा हो। दरअसल जब वो तीनों उसकी तरफ आ रही थी तो मिष्टी तो उन्हें तभी सबक सिखाने वाली थी, लेकिन उसकी नज़र सामने से आ रहे आदित्य और निशीत पर पड़ गई, इसीलिए मैडम ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। मिष्टी के इस ड्रामा से आदित्य और निशीत दोनों चौंक गए, लेकिन निशीत बाबू काफी क्विक थे। आखिर ड्रामा करना उनका फेवरेट काम जो है। क्या तुमसे आदित्य भारद्वाज की होने वाली वाइफ की ड्रेस पर पानी के छींटे उड़ाए? वैसे कौन सा पानी था, मिनरल वाटर या नॉर्मल वाटर? वो पानीपुरी का पानी, मिष्टी ने मासूम सी शकल से कहा। पानीपुरी का पानी? प्रिंसेस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जरा उसका स्टेट्स और शकल देखकर कीचड़ का पानी भी डाल सकती थी। निशीत ने फ्लो के जाते हुए जिया की तरफ एक नजर डालते हुए मुस्कुराकर कहा। निशीत, तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, जिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी दोनों चमचियां तो निशीत को ताड़ने में बिजी हो गई थी। हाँ निसी ब्रो, आपको ऐसे सीधे सीधे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। थोड़ी घुमा फिरा कर करते तो चलता, क्यों, सही कहा ना जुलाबो जी? मिष्टी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। उसे ऐसा करते देख वहां खड़ा हर शख्स उसके चेहरे में खो गया था। जिया भी एक पल उसकी खूबसूरती देखती रह गई,
लेकिन जैसे ही उसकी बात याद आई, गुस्से में चिल्ला उठी, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे सुनाने की, तुम जैसी लड़कियां लटको। आदित्य ने वहां रखा पानीपुरी के पानी का पूरा जग उस पर उड़ेल दिया। जबान संभाल कर, नहीं तो कल तक सोलंकी खानदान का नाम इस सिटी से पूरी तरह से मिटा दूंगा। लड़की हो इसीलिए हाथ नहीं उठा रहा, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो जिंदा गाड़ देता, और अगर एक और शब्द मेरी प्रिंसेस के खिलाफ बोला तो फिर तुम्हारे पास बोलने के लिए जबान ही नहीं रहेगी। आदित्य ने एक एक शब्द दांत पीसते हुए कहा था और उसमें से निकल रहे कोल्ड ऑरा ने वहां रखे सभी लोगों के माथे पर पसीना ला दिया था। जिया ने भी एक बार लंदन में आदित्य के गुस्से को देखा था, तो वो और ज्यादा डर गई थी। सर, तो क्या ये आपकी होने वाली वाइफ नहीं है? मिष्टी ने मासूमियत से आदित्य की तरफ देखा, जैसे वो सच में जानना चाहती हो। वो नहीं चाहती थी इस लड़की का नाम उसके भैयू से जुड़े, और फिर वो आखिरकार है तो रिस और निशीत की बहन ही। आग नहीं लगाएगी तो क्या करेगी? नहीं, आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, और फिर मिष्टी का हाथ पकड़ वहां से जाने लगा। आज से इस निशीत और उस रिस से दूर रहना, उनके जैसी आदतें होती जा रही है। हो, तो ये जुलाबो झूठी भी है। मिष्टी ने जिया की तरफ आई विंक करते हुए डेविल स्माइल पास कर दी। जिया आदित्य का उसके साथ इतना रूखा बिहेव और मिष्टी का मौखिक बिहेव देख गुस्से के ज्वालामुखी से फट रही थी। वो उसका ये स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला बिहेव हजम नहीं कर पा रही थी। यू बीच, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें सबके सामने मजाक नहीं बनाया तो मेरा नाम। जिया ने मन ही मन गुस्से में बोल रही थी, लेकिन आखिर में आते आते उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिया से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने होटल रूम में आकर रूम की चीजें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोनों चमचियां उसे रोक लेती है, क्योंकि ये होटल अविसा ग्रुप के अंडर था, और होटल रूम को नुकसान पहुंचाना मतलब अविसा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना। जिया बेबी, थिंक केयरफुली, अगर तुमने इस रूम कुछ भी ब्रेक किया तो तुम्हारा ही इंप्रेशन खराब होगा। एक चमची ने जिया को समझाने की कोशिश करी। तो तुम क्या चाहती हो मैं कुछ ना करूं? उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरी इतनी इंसल्ट की, और ऊपर से आदित्य को भी पटा लिया है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिया ने गुस्से में अपना वहां रखा वास फर्श पर फेंक दिया। जिया डार्लिंग, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुमने उसे बुलाया तो है, उसके अपना काम खत्म करते ही उस लड़की के साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उस लड़की ने जिया को कुछ याद दिलाया। उस लड़की की बात सुनकर जिया के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है और वो किसी को कॉल लगा देती है। कॉल पर दूसरी तरफ के इंसान की बात सुनकर, ठीक है, मैं पार्टी में ही हूँ, अपना काम खत्म करते ही तुम मुझे एमएसजी कर देना। सामने के इंसान ने कुछ कहकर कॉल कट कर दिया। चलो पार्टी में चलते हैं। वो होटल पहुंच गया है। जिया के फेस पर अभी भी वो एविल स्माइल बरकरार थी। मिष्टी, जिसने अभी कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, वो हॉल के बेक साइड गार्डन में आकर टहल रही थी। एक्चुअली उसने खाना खाने के बाद रसगुल्ले देखे और पेट में जगह नहीं होने के बावजूद वो 5 से 6 रसगुल्ले खा गई। यार ये खाना हजम क्यों नहीं हो रहा, मेरे तो पैर दुखने लगे। मिष्टी वहां रखे बेंच पर बैठ गई। हकीकत में उसने सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए थे, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से उसे चलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़की यहाँ पीछे के साइड गार्डन में है। जिया ने एक पेड़ के पीछे छुपते हुए उस इंसान को कॉल किया। दरअसल जब जिया और उसकी दोनों चमचियां रूम से वापस हॉल की तरफ जा रही थी, तभी उसकी एक चमची ने मिष्टी को गार्डन के टहलते देख लिया। तो वो लोग वहां चुपके से देखने लगे कि मिष्टी वहां क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें लगा वो शायद वहां किसी से मिलने आई होगी। लेकिन कुछ देर मिष्टी को ऐसे ही टहलते देखा तो उन्हें पता चल गया वो यहाँ अकेली है, तो जिया ने उस आदमी को कॉल कर दिया। मिष्टी वापस टहलना शुरू करती है, तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां एक 6 फीट 5 इंच का आदमी खड़ा था। वो शकल से इंडो अफ्रीकन लग रहा था। वो आदमी पार्ट टाइम में जिगलो का वर्क करता था, और जिया उससे कई बार सर्विस लेने की वजह से उसे जानती थी। वो आदमी वैसे तो अच्छा खासा पैसे वाला था, लेकिन उसकी फिजिकल नीड आम लोगों से ज्यादा थी, और इसी वजह से वो ये काम करता था, जिससे उसे पैसे भी मिले और उसकी नीड्स भी पूरी हो जाए। जिया डार्लिंग, तुम्हें लगता है ये आदमी हमारा काम कर पाएगा? उसकी एक चमची ने उस आदमी के चेहरे को देखकर पूछा, क्योंकि उसकी फिजिक ज्यादा थी लेकिन उसका चेहरा काफी डिसेंट मैन जैसा लग रहा था। तुम फिक्र मत करो, इस बीच के लिए तो ये आदमी हैवान होने वाला है। जिया ये बात अच्छे से जानती थी कि उस आदमी की निस खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, बाद में सबके साथ आएंगे, नहीं तो किसी को हम पर शक हो जाएगा।
दरअसल जिया को लगा कि अगर वो मिष्टी को सबके सामने किसी और आदमी के साथ दिखा देगी तो आदित्य उसे छोड़ देगा, फिर वो उसे बदला भी ले पाएगी। कौन हो तुम? मिष्टी ने उस आदमी की आंखों में फुल कॉन्फिडेंस से देखते हुए पूछा। मिष्टी उस आदमी को देखकर इतना तो जान ही गई थी कि वो इनवाइटेड गेस्ट नहीं था। वो आदमी जिसकी नीड मिष्टी को देखने से बहुत बढ़ गई थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मिष्टी की तरफ आगे बढ़ता है। बेबी, एक बार ट्राई करके देखो, तुम मेरे लिए पागल हो जाओगी। इफ यू डेयर टू टच मी, आई एम गोना किल यू। मिष्टी ने अपने कदम एक एक कर पीछे लिए, लेकिन उसकी आंखों से अभी अंगारे जल रहे थे। उसे इस आदमी की गंदी नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिससे गुस्से में उसके हाथ की उंगलियां मुट्ठी में कस गई थी। क्या हुआ बेबी गर्ल, मुझे लगना चाहती हो? वो आदमी जो चेहरे से डिसेंट लग रहा था, अब उसके चेहरे की वो भद्दी स्माइल उसे डिस्गस्टिंग बना रही थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम उसकी तरफ ले रहा था। देखते हैं कब तक टिक पाओगी। तुम्हारी इस अदा के बाद मेरा तुम्हें पाने का जुनून और बढ़ गया है, अब तो तड़पा तड़पा कर। मिष्टी ने उस आदमी की बात खत्म हो उससे पहले ही उस पर अटैक कर दिया। उसने अपने पैरों से उसके पेट पर अटैक करते हुए उसके फेस पर एक मुक्का जड़ दिया, जिससे वो आदमी जो उस हमले के लिए तैयार नहीं था, वो कुछ कदम पीछे हो गया और उसका फेस एक तरफ हो गया। यू बीच। वो आदमी इस हमले से बौखला गया था और वो मिष्टी की तरफ अटैक करने आगे बढ़ा। मिष्टी ने उस आदमी के हमले को आसानी से डोज कर दिया। को आदमी भले ही फिजिक्स में मिष्टी से कई गुना हो, लेकिन उसमें कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, जबकि मिष्टी के पहले कराटे और फिर सीबीआई के साथ काम करते हुए प्रोफेशनल फाइटिंग सीखी है। मिष्टी ने पलटकर उस पर वार कर दिया। मिष्टी उसके अटैक को डोज कर उस पर एक एक अटैक कर रही थी, जिससे सामने वाले का स्टेमिना कमजोर हो जाए और फिर वो फाइनल अटैक कर पाए। मिष्टी जैसे ही उस आदमी पर फाइनल अटैक किया, वो जमीन पर गिर गया और मिष्टी भी अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख खुद को नॉर्मल करने लगी, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से वो पहले ही अनकंफर्टेबल थी और अब ये फाइटिंग। मिष्टी खड़े होकर बेंच की तरफ जाती है जहां वो पहले बैठी थी। तभी उसे पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है और वो चौंक कर पीछे पलटती है। विवान जो उस आदमी के हाथ पर पैर रखकर खड़ा था, विवान को वहां देख मिष्टी हल्का सा चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो रिलैक्स हो जाती है। विवान जल्दी से मिष्टी के पास आता है और उसे जट से गले लगा लेता है। उसकी हार्टबीट काफी बड़ी हुई थी। दरअसल ये नज़ारा एक सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो रहा था, जिस वजह से सिक्योरिटी ने जब विवान को ये इन्फॉर्म किया तो वो मिष्टी के लिए काफी डर गया था। वैसे तो उसे पता था मिष्टी काफी स्ट्रॉन्ग है और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उसे खोने के डर से होल से गार्डन तक का सफर उसे सदियों जैसा लगा। मिष्टी तो विवान के ऐसे हक करने से जम गई थी, लेकिन जल्दी ही होश में आ गई और उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर उसकी हार्टबीट की आवाज सुन वो अपने आप शांत हो गई और उसने भी विवान को हक कर लिया, क्योंकि उसे उसके हग में वो सेफ्टी और सुकून मिल रहा था जिसकी उसे अभी जरूरत थी। दरअसल मिष्टी चाहे कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हादसा किसी भी लड़की के लिए फेस करना मेंटली मुश्किल होता है। जब ये एहसास हो कि कोई आपकी बॉडी को गंदी नजरों से देख रहा है, वो फीलिंग सबसे खराब होती है। कुछ पल बाद विवान ने हग ब्रेक करते हुए मिष्टी के शोल्डर को पकड़कर ऊपर से नीचे देखते हुए, क्या तुम ठीक हो? मिष्टी सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है और फिर विवान को हक कर लेती है। अभी मिष्टी को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस लड़की ने अभी 6 फीट 5 इंच के आदमी को लड़कर गिरा दिया है। वो अभी काफी लो फील कर रही थी। तभी कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। विवान ने मिष्टी को ऐसे ही अपनी बाहों के रहने देते हुए सामने देखा। वहां से जिया और उसकी चमचिया, आदित्य, निशीत, आदर्श, रिस, रिधु के साथ कुछ और यंग लड़के लड़कियों के साथ उस तरफ आ रही थी। सब लोग मिष्टी को विवान के गले लग खड़े होते हुए देखा तो चौंक गए। विवान ने सबको देखा था, लेकिन फिर भी मिष्टी को खुद से अलग नहीं किया था। मिष्टी जो अभी भी वैसे ही विवान के सीने में सिर घुसाए उन नजरों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि उसे किसी की नफरत भरी आवाज सुनाई दी। आदि, देख लिया, अभी ये लड़की विवान को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही मिष्टी विवान की सीने से अपना सिर निकल आवाज की तरफ नजर घुमाती है, तो वहां सबको खड़ा देख वो विवान से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन विवान उसे दूर नहीं जाने देता और उसकी मिष्टी की कमर पर पकड़ मजबूत हो जाती है। तो मिष्टी वैसे ही एक नजर विवान की तरफ देखकर वापस जिया को देखने लगती है, जिसने अभी अभी वो बात बोली थी।
आदर्श, आदित्य, रिस, रिधु, निशीत और विवान उसकी तरफ जानलेवा नजरों से घूरने लगते हैं और खासकर आदर्श, आदित्य के खतरनाक ओरे से जिया और उसकी चमचियों के साथ साथ आए हुए बाकी सब भी डर जाते हैं। विवान ने अभी अपने ओरे को रिलीज नहीं किया था, क्योंकि उसने मिष्टी को अभी भी अपनी बाहों में रखा हुआ था और वो उसे डराना नहीं चाहता था। मैं किसी के भी साथ हूं, तुम्हें उससे क्या मतलब है? मिष्टी ने जिया को बुरी तरह घूरते हुए पूछा। तुम जैसे लड़कियों को यही आता है, बहुत सारे अमीर लड़कों को अपने आसपास घुमाना। तभी तो कल से सबको अपने आसपास घुमा रही हो। जिया को अब मिष्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से आदित्य और बाकी सब उसे गुस्से से देख रहे थे। अब एक और वर्ड बोला ना तो तुम्हें बोलने लायक नहीं रहने दूंगी। मिष्टी ने खाने के टाइम तो जिया की बातों को इग्नोर कर उस पर उल्टा कर दिया था, लेकिन अभी उस आदमी की हरकत की वजह से उसका दिमाग खराब था। तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे जिया सोलंकी को धमकी देने की? जिया को मिष्टी का उसे धमकी देना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो गुस्से से चिल्लाकर बोल ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक कसकर थप्पड़ पड़ा। जिया किसी के अचानक ऐसे थप्पड़ मारने से चौंक गई और जब उसने थप्पड़ मारने वाले इंसान को देखा तो उसकी आंखें गुस्से लाल हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जिया एक हाथ पर गाल रखे, दूसरा हाथ मिष्टी की तरफ करे उस पर गुस्से में दोबारा चिल्ला रही थी कि मिष्टी ने आगे बढ़कर उस हाथ को मरोड़ दिया। मैं तुम्हारी तरह बकवास नहीं करती, सो अगर मैंने कुछ कहा है तो कर दूंगी, समझ आया? यहाँ क्या हो रहा है? जिया जो बुरी तरह छटपटाते हुए अपनी चमचियों को मदद के लिए बुलाना चाहती थी कि उससे पहले किसी की आवाज सुनाई देती है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है जहां से सात्विक जी और एक दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी चलते हुए आ रहे थे। जिया की आंखों में सात्विक जी और उसके साथ आए आदमी को देखकर चमक आ जाती है और वो जल्दी से मिष्टी से हाथ छुड़ाकर उस आदमी की तरफ चली जाती है। वो आदमी जिया के गालों को और उसके लाल पड़े हाथों को देखकर बहुत फिक्रमंद आवाज में पूछा, क्या हुआ जिया बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? देखिए अंकल, ये लड़की अपनी चोरी पकड़े जाने पर मेरे साथ कैसा सुलूक कर रही है। ये पहले आदित्य के करीब आने की और फिर अब विवान के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और पकड़े जाने पर उल्टा मुझे थप्पड़ मारा और मेरा हाथ मरोड़ दिया। जिया ने जानबूझकर अपने आप को और बिचारी बनाकर अपने अंकल के सामने प्रेजेंट किया और मिष्टी के कैरेक्टर को गलत दिखाने की कोशिश की, ताकि सात्विक जी की नज़रों में मिष्टी की गलत इंप्रेशन बन जाए। जिया की बात सुनकर सात्विक जी की अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने मिष्टी की तरफ देखा। तुम ठीक हो प्रिंसेस? जिया जो नीचे नजरें करके खुद को दुखी दिखाने में बिजी थी, वो तो ये सुनकर हवा में उड़ने लगी कि सात्विक अंकल को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। शायद उसके अंकल ने आज सात्विक अंकल को उसकी और आदित्य की शादी की बात कर दी होगी और वो मान भी गए होंगे, तभी तो वो उसे प्रिंसेस बुला रहे हैं। जबकि बाकी ऑडियंस जिसे जिया तमाशा देखने लाई थी वो चौंक जाती है। यहाँ तक कि जिया के अंकल भी चौंक जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने सात्विक जी को इतनी सॉफ्ट आवाज में बात करते नहीं सुना था। वो अवीसा ग्रुप के पुराने चेयरमैन थे, उनकी आवाज का रुतबा ही अलग होता है। ऊपर से वो इतनी प्यार से एक लड़की से बात कर रहे थे जिसे कोई जानता नहीं था। जिया अभी तो जवाब देने जा ही रही थी कि किसी की बात सुनकर उसे बिजली का झटका सा लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिष्टी ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि वो आज जो कुछ भी हुआ था वो अपने डेट को बताकर उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वही जिया और उसके साथ आए लोग पूरी तरह सदमे में थे। जिया के अंकल, जिनका नाम राजीव सोलंकी था, जिन्हें पूरी बात ठीक से मालूम नहीं थी, वो सबसे पहले होश में आकर बोले, ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन इसका नाम तो? हाँ, ये है मेरे जिगर का टुकड़ा और भारद्वाज परिवार का दिल, मेरी बेटी मिशिका भारद्वाज। वो सब उसे ज्यादातर मिष्टी कहकर ही बुलाते हैं और फैमिली में तो अब उसे प्रिंसेस कहते हैं। ये तो तुम जानते ही हो। दरअसल राजीव जी सात्विक जी के फ्रेंड थे। राजीव जी और सात्विक जी कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे। फिर राजीव जी फॉरेन में सेटल हो गए थे, जिस वजह से वो इंडिया नहीं आ पाते थे। इसी वजह से उन्होंने मिष्टी को बचपन में देखा था। दरअसल जिया ने राजीव जी को जिद करके इंडिया बुलाया था, ताकि वो सात्विक जी से उसके और आदित्य की शादी की बात करवा पाए। और राजीव जी भी अपने भैया भाभी के जाने के बाद दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही रखते थे, तो वो जिया की जिद पर उसकी बात मान गए और अभी भी वो सात्विक जी के साथ इस बारे में बात करने के लिए ही उन्हें हॉल से बाहर टहलने लेकर आए थे। ये सुनते ही जिया की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए
अंकल, आपकी बेटी तो, मतलब ये लड़की आपकी बेटी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सात्विक जी ने भौहें उठाते हुए पूछा। जी वो जिया को समझ ही नहीं आया क्या कहे। डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैं काफी थक गई हूँ, तो मुझे आराम करना है। मिष्टी ने अपने डैड के पास आकर उन्हें साइड हग करते हुए कहा, गुड नाइट डैड। ठीक है, जाओ। सात्विक जी ने उसका सिर सहलाया और फिर उसे जान लिए कहा। मिष्टी ने एक नज़र में आदित्य, आदर्श, निशीथ, रिस और रिगु को सब ठीक होने का इशारा किया और फिर एक नज़र विवान की तरफ देखकर वहां से चली गई। उसे सच में आराम की जरूरत थी क्योंकि इस हादसे ने उसके दिल और दिमाग दोनों पर असर किया था। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन विवान के इशारे को देखकर वो चुप रहा। सात्विक जी और राजीव जी के वहां से जाते ही विवान एक इशारा बॉयज की तरफ करते हुए दूसरी साइड चला गया, जबकि जिया और उसकी चमचियों का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आदित्य या फिर भारद्वाज परिवार के किसी भी मेंबर को आज मिष्टी के साथ जो हुआ उसके उनके हाथ होने का पता चला, तो वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। एक अंधेरे कमरे में किसी को उठाकर लाया जा रहा था। वो लड़की चीख और चिल्ला रही थी। उस कमरे में कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे और उन लोगों को उस लड़की की चीखें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उस लड़की को जैसे किसी बोरी को फेंका जाता है, वैसे बेरहमी से फेंक दिया गया। उस लड़की की दर्दनाक चीख के बाद उसके रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। कौन हो तुम लोग? देखो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरा भाई कौन है। अगर मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मैं भारद्वाज परिवार की होने वाली वाइफ हूँ। अगर उन्हें पता चला तो तुम लोगों की खैर नहीं। जिया, जो पहले डरी हुए थी, वो जैसे जैसे बोलना शुरू करती है तो उसका घमंड वापस आ जाता है। जी हाँ, जिस लड़की को लाया गया वो जिया ही थी। उस कमरे में बैठी हुए लड़की के इशारा करते ही बॉडीगार्ड ने जाकर उस लड़की के सिर से काला कपड़ा हटा दिया। अचानक काला कपड़ा हट जाने से जिया की आंखें तेज रोशनी की वजह से बंद हो गई। उसने जब धीरे धीरे अपनी आंखों को इस रोशनी में एडजस्ट किया और सामने बैठी लड़की को देखा तो वो शॉक हो गई। जिया के ऐसे शॉकन एक्सप्रेशन देखकर उस लड़की के फेस पर मॉकिंग स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर उसकी तरफ आते हुए, अच्छा, तो तुम भारद्वाज परिवार की होने वाली बहू हो? तुम देखो, मेरे साथ ये सब करके तुम बचोगी नहीं। मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिष्टी भारद्वाज, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो भारद्वाज परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उस लड़की ने जब मिष्टी को देखा तो उसे पहले शौक लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मिष्टी सिर्फ भारद्वाज परिवार की बेटी होने के दम पर उछल रही है और भारद्वाज परिवार कभी गलत का साथ नहीं देता। रियली? मिष्टी ने एक टेडी स्माइल करते हुए एक बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वो बॉडीगार्ड मिष्टी का इशारा समझते ही आगे आया और उसने जिया के दोनों हाथ ऊपर जंजीर से बांध दिए। वो चीख चिल्ला रही थी, लेकिन किसी के कान में जू भी नहीं रेंग रही थी। मिष्टी ने दीवार के पास जहां जिया को बांधा गया था, वहां पास में एक टेबल रखा हुआ था। वहां से एक चाबुक उठाया और उस चाबुक को हाथ में लिए जिया की तरफ बढ़ गई। तुमने मेरी इज्जत, एक लड़की की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की। उस चाबुक को गुस्से में जोर से जमीन पर पटका। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? चाबुक के जमीन पर पटकने से हुए आवाज से जिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका दिल डर के मारे बंद ही हो गया था। देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कुछ नहीं किया है। जिया की आवाज लड़खड़ा हुए आ रही थी। जिया आगे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक तेज चाबुक उसे आकार लगा, जिससे उसकी आवाज चीख में बदल गई। उसके बाद लगातार एक के बाद एक चाबुक उसके शरीर पर लगती जा रही थी और जिया की चीखें अब दर्दनाक चीखों में बदल गई थी। कुछ पल बाद जिया ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी, लेकिन मिष्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उस कमरे के दरवाजे से विवान अंदर आया और उसने पीछे से मिष्टी को बाहों में भरते हुए उसके हाथ से चाबुक ले लिया। इसको बाकी की सजा गार्ड्स दे देंगे। विवान के इस तरह बाहों में भरने से और उसकी सॉफ्ट आवाज सुनकर मिष्टी काफी हद तक शांत हो गई थी। मिष्टी के शांत होते ही विवान ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जाते हुए उसने गार्ड्स को कुछ इशारा कर दिया। विवान मिष्टी को लेकर अभी थोड़ा आगे बढ़ा था कि उस कमरे से जिया की दर्दनाक चीख सुनाई देनी शुरू हो गई, जिससे मिष्टी, जिसने अपना सिर विवान के सीने में घुसाया हुआ था, उसने अपना चेहरा ऊपर कर विवान की तरफ देखा, लेकिन विवान ने बिना उसकी तरफ देखे चलते हुए, तुम अब इस बारे में भूल जाओ। मिष्टी ने भी अब बिना कुछ सोचे वापस अपना चेहरा वापस उसके सीने के पास रख दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी,
सुबह से इवेंट की प्रिपरेशन और फिर रात को जो हुआ, सब ने उसे मेंटली एंड फिजिकली थका दिया था, जिससे विवान की बाहों में सेफ्टी और सुकून का एहसास होते ही उसे कुछ पल में नींद आ गई। विवान उसे लेकर गाड़ी के पास आया तो आदित्य ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। कार उस विला से निकलकर शहर की तरफ बढ़ गई। ये विला वही है जहां से विवान अंडरवर्ल्ड में किसी को सजा देनी हो तो लता है। कार में ड्राइविंग सीट पर निशीथ बैठा था और उसके साथ पैसेंजर सीट पर आदर्श बैठा हुआ था और पीछे विवान और आदित्य बैठे हुए थे। आदित्य ने मिष्टी का सिर अपनी गोद में एडजस्ट कर उसे सही से सुला दिया था। प्रिंसेस को वहां लेकर आने की क्या जरूरत थी? मिष्टी के हाथ के चाबुक पकड़ने की वजह से चला पड़ गया था, जिसे देखकर आदित्य ने नाराज होते हुए विवान की तरफ देखा। विवान बिना कुछ कहे पीछे से ब्लैंकेट लेकर मिष्टी को सही से ओढ़ा दिया और वहां रखी फर्स्ट किट से एक ट्यूब लेकर मिष्टी के हाथों में लगाने लगा। छोटे, आदि ठीक कह रहा है, तुम प्रिंसेस को वहां लेकर क्यों आए? आदर्श को भी इसका जवाब जानना था, क्योंकि आज के हादसे की वजह से उसका मन जो पहली बार डरा था, आज के हादसे की वजह से को उसके मन पर असर हुआ था। उसे दूर करने के लिए अगर वो आज अपने गुनेगार को अपने हाथों से सजा नहीं देती तो ये बात उसे जिंदगी भर कचोटती। और फिर मेरी कीटन इतनी कमजोर नहीं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैंडल ना कर सके। विवान जो पहले खिड़की के बाहर देख रहा था, उसने आखिरी बात मिष्टी की तरफ प्यार से देखते हुए कही। विवान की बात सुनकर उन तीनों की आंखों के सामने मिष्टी का वो डल सा चेहरा आ जाता है जब वो गार्डन से सात्विक जी के सामने बहाना बनाकर निकली थी। फ्लैशबैक। वैसे तो आदि मिष्टी के पीछे जाना चाहता था, लेकिन विवान के इशारे की वजह से वो उसके पीछे चला गया। आदि जब उसके पीछे होटल के बेसमेंट के पास पहुंचा तो वहां गार्ड्स एक आदमी को पीट रहे थे। उस आदमी का फिजिक्स अच्छा खासा तगड़ा था। आदि के वहां पहुंचते ही सवाल भरी नजरों से विवान की तरफ देखा, जैसे कि वो जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा था। उसके साथ साथ आदर्श, निशीथ और रिधु की आंखों में भी सेम सवाल था। विवान ने आगे बढ़कर उस आदमी के बालों को अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, अगर अगली 1 मिनट में तूने ये नहीं बताया कि तेरे पीछे किसका हाथ है तो तुम अगले 10 मिनट में मौत की भीख मांगोगे। वो आदमी बड़ा ढीठ था, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही युवान के लोगों ने उसे टॉर्चर करना शुरू किया तो उसकी रूह कांपने लगी। युवान के गार्ड किसी को नॉर्मल तरीके से टॉर्चर नहीं करते थे, वो साइकोलॉजी का यूज करते थे। जैसे कि पहले सामने वाले को टॉर्चर की पूरी प्रोसेस बताओ और फिर उसे उस पर आजमाते थे, जिससे सामने वाला टॉर्चर के तरीके सुनकर ही कांप जाता था। कुछ ही देर में उसने जिया का नाम बता दिया था कि उसे ये सब करने के लिए जिया ने कहा था। वहां खड़े बाकी सभी का ये सब सुनकर खून खौल उठा था। किसी की हिम्मत कैसे हुई उनकी प्रिंसेस के साथ इतना गलत करने का सोचने की। आदित्य और बाकी सब उसी वक्त जिया को अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन विवान ने उन्हें रोक लिया और अपने आदमियों को जिया को उठाकर अपने फार्म हाउस लाने के लिए कहा। विभू, तूने मुझे उस लड़की को सजा देने जाने से रोका क्यों? आदित्य ने गुस्से ने विवान की तरफ देखा। अपनी गुनेगार को सजा कीटन खुद देगी। विवान आगे किसी की बात सुने बगैर मिष्टी के ट्री हाउस की तरफ जाने लगा। रिस और रिधु, तुम दोनों यहां रहकर फैमिली का ध्यान रखो, किसी को इस हादसे के बारे में पता ना चले। प्रिंसेस डर जाएगी उस जगह को देखकर, आदित्य ने विवान को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। हमारी कीटन बहुत स्ट्रांग है, वो किसी चीज से नहीं डरेगी। विवान ने बिना पलटे अपनी बात कहते हुए चला गया। वैसे तो रिस और रिधु भी ना सिर्फ साथ में जाना चाहते थे, पर उस इंसान को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे जिसने उनकी मिठू को हट किया था, लेकिन विवान के ऑर्डर के सामने किसी की नहीं चलती। आदित्य, आदर्श और निशीथ के साथ फार्म हाउस जान के लिए निकल गया। मिष्टी सबसे पहले कमरे आकर खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया था। उसने बहुत रगड़ रगड़ कर खुद को साफ किया था ताकि उस आदमी की गंदी नजरों को खुद से हटा पाए। मिष्टी को उस आदमी की वो गंदी नजरें खुद पर रेंगती महसूस हो रही थी, जिस वजह से मिष्टी ने अपने पूरे शरीर को रगड़कर लाल कर दिया था, जैसे कि एक और बार उसने रगड़ा तो खून निकल आएगा। मिष्टी को तब जाकर होश आया जब किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। उसने जल्दी से बाथरोब पहना और बाथरूम से बाहर आकर कमरे का गेट खोल दिया। आप यहाँ? मिष्टी ने जब गेट पर विवान को देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। विवान, जो मिष्टी को बाथरूम में देखकर जम सा गया था, वो उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें चोट लगी है? विवान ने उसके गर्दन के पास खरोच के निशान देखता है तो उसकी आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रहा था।
नहीं, वो गलती से अभी शावर लेते टाइम मेरा नाखून चुभ गया, मिष्टी ने किसी तरह बहाना बनाते हुए कहा। तो तुरंत उस पर ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए था। रुको, मैं लेकर आता हूँ, मेरे कमरे में पड़ा है। विवान तुरंत अपने गार्ड से कहकर ऑइंटमेंट मंगवा लिया था। जब गार्ड ऑइंटमेंट देकर गया तो विवान तुरंत मिष्टी के पास आ गया। देखने दो कितनी खरोच लगी है। नहीं, मैं कर लूंगी, आप ये मुझे दे दीजिए। मिष्टी ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। विवान को भी समझ आ गया था कि मिष्टी अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने बिना बहेज के मिष्टी को वो ऑइंटमेंट दे दिया। विवान ने ऑइंटमेंट देकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। मिष्टी ने गर्दन के पास कुछ जगह जहां घिसने की वजह से खरोचों के निशान बने हुए थे। मिष्टी ने वो ऑइंटमेंट अच्छे से लगाने के बाद वो बाथरूम में कपड़े लेकर चेंज करने चली गई और विच कुछ वक्त में नाइट सूट पहनकर आ गई थी। मिष्टी जब बाथरूम से बाहर आए तब विवान ने उसे दोबारा देखा। उसके चेहरे पर वो उसकी कीटन वाली चमक नहीं थी, जिसे उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नज़र हाथ पर दिख रहे खरोचों के निशान पर गई। विवान ने जल्दी आगे बढ़कर मिष्टी का हाथ पकड़ा और उन खरोचों को ध्यान से देखने लगा। ये सब क्या है? कुछ नहीं, मिष्टी ने उसके हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अपने गुनेगा को अपने हाथों से सजा देना चाहती हो? विवान के इस सवाल ने मिष्टी को शांत कर दिया। मिष्टी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के विवान की तरफ देखा, जैसे उसकी आगे की बात जानना चाहती हो। उसे उठाकर मेरे फार्म हाउस लेकर जाया जा रहा है। अगर खुद सजा देना चाहती हो तो 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ। विवान ने अपनी बात कहते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। मिष्टी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। ऑफकोर्स वो इंसान को सजा देना चाहती थी जिसने उसकी रूह को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। शरीर की चोट को वो अभी भी माफ कर सकती थी। मिष्टी को अपने पीछे आता देखा विवान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आकर चली गई। उसने जाकर उसके लिए कार का गेट ओपन किया। मिष्टी को पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद वो भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। विवान इस वक्त सही सलामत मिष्टी को अपने सामने देखकर कितना रिलैक्स फील कर रहा था, ये सिर्फ उसे ही पता था। जब सिक्योरिटी ने उसे इन्फॉर्म किया था कि मिष्टी के पास एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दौड़कर मिष्टी के पास जाने लगा था। वो 10 मिनट उसके लिए 10 सदियों जैसे थे। उसे गुस्से के साथ साथ अंदर ही अंदर मिष्टी को खोने का डर भी उफान मारने लगा था। विवान ने जब मिष्टी को गार्डन में उस आदमी को पीटते देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई थी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वो सामने खड़ी इस लड़की के बिना नहीं जी सकता है। विवान को अपने प्यार का एहसास होते ही वो मिष्टी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी वो आदमी खड़े होने की कोशिश करते हुए मिष्टी का पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देख विवान जल्दी से आगे आते हुए उस इंसान को लात मारकर उसके हाथों पर अपने पैर रख दिए। विवान पूरे रास्ते यही सब सोचते हुए बार बार मिष्टी की तरफ देख रहा था। विवान की नज़रों में इस वक्त मिष्टी के लिए प्यार ही प्यार था। कीटन, तुम्हें चोट पहुंचाने वाले को ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचे, विवान ने मन ही मन कहा। मिष्टी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। बाकी सब भी वहां मौजूद थे। कल रात लेट वापस आने के बाद राठौड़ फैमिली भारद्वाज मैंशन में ही रुक गई थी, जबकि अविनाश जी भी आदर्श, युवान और रिदु के साथ रात को यही रुक गए थे। लेकिन आरती जी और उत्कर्ष रात को ही घर चले गए थे, इसीलिए वो दोनों यहाँ नहीं थे। क्या सोच रही हो, प्रिंसेस? आदर्श ने जब देखा कि मिष्टी की प्लेट में खाना वैसे का वैसा पड़ा है, तो उसने पूछा। कुछ नहीं भाई, वो रात को ज्यादा खाना हो गया था, तो अभी भूख नहीं है, मिष्टी ने बहना बनाते हुए कहा। दरअसल मिष्टी कल के बारे में सोच रही थी। आज जब हमेशा की तरह आदित्य उसे सुबह उठाने आया, तो खुद को अपने कमरे में थी। बाद में आदित्य ने उसे बता दिया कि कल वो डायरेक्ट वहां से घर आ गए थे और वो सो गई थी, तो उसकी नींद नहीं खराब की। लेकिन जब उसने आदित्य से जिया के बारे में पूछा तो उसने बात टाल दी, इसीलिए मिष्टी अभी जिया के बारे में सोच रही थी। मिष्टी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके खड़ी हो गई। बड़े सभी लोगों ने मिष्टी के रीजन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी की जनरेशन को रीजन पता था, पर सबके साथ बैठे होने की वजह से किसी ने उस बात को उठाना जरूरी नहीं समझा। मिष्टी अपनी धुन में सोचते हुए डाइनिंग टेबल से सोफे की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने आकर उसे जोर से हग कर लिया। आई मिस यू सो मच, प्रिंसेस। मिष्टी अचानक किसी के हग करने से चिहुंक गई थी,
लेकिन फिर सामने वाले के मुंह से अपने लिए प्रिंसेस सुन और उसकी आवाज मिष्टी की मेमोरी में फिट होने की वजह से खुद को रिलैक्स कर लिया। सब लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो भी ये देखकर चौंक गए, लेकिन फिर उस इंसान को देखकर एक को छोड़कर सब नॉर्मल हो गए। जी हाँ, वो एक इंसान यानी हमारे विवान बाबू। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस इंसान का मिष्टी को गले लगाना, इसीलिए वो अपना नाश्ता खत्म कर खड़े हो गए। तुम्हें तो मैंने सिन्होर वाले प्रोजेक्ट पर जाने के लिए कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान ने उस इंसान के पास आकर उसे मिष्टी से अलग करते हुए पूछा। हद है, मतलब इंसान इतनी दूर से आए तो लोग पूछते हैं कैसे हो, लेकिन तुम सीधा काम की बात लेकर बैठ जाते हो, खडूस कहीं के। ये बोलते हुए उस लड़के ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जाने लगा। प्रिंसेस, तुम बताओ, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? एसबी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मिष्टी को भी उस लड़के के साथ बहुत सहज फील हो रहा था। विवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका बस चलता तो वो अभी के अभी इस लड़के को वापस भेज देता। विवान का वो लाल पीला चेहरा डाइनिंग टेबल पर बैठे ज्यादातर लोगों ने देखा था। सेम ब्रो, ये कहते हुए रिस और रिधु आकर उस लड़के को गले लग गए। सेम ने भी उन्हें हक करते हुए, क्या बात है, तुम दोनों बड़ा प्यार आ रहा है। हम तो हमेशा आपको प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वो आप ही है जिसे प्यार और इज्जत हजम नहीं होती, रिस ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। सेम और रिस हमेशा एक दूसरे की खिंचाई करते थे, लेकिन आज विवान को सेम से जलता देखा रिस ने भी रिधु के साथ उसे गला लगा लिया। दरअसल कल रात विवान के उन्हें साथ ना ले जाने की वजह से और फिर उन्हें अकेले बड़े लोगों के साथ घर वापस आने की वजह से रिस विवान से नाराज था, तो उसने सोचा क्यों ना अपना फेवरेट काम किया जाए, आग लगाना टंग आउट। सेम, कब आए बेटा? अविनाश जी भी सेम को देखकर खुश हो गए थे, उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा। मामू, मैं तो कल रात को ही आ गया था। सेम ने आगे बढ़कर अविनाश जी को गले लगा लिया। सेम मतलब संयम खुराना। सेम अविनाश जी की बहन का बेटा था, उसकी मॉम की डेथ बचपन में हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। तब नरेंद्र जी संयम को कपूर फैमिली में ले आए, तब से संयम कपूर फैमिली का हिस्सा है। संयम की एज विवान के जितनी है, वो घर में सबसे ज्यादा विवान के क्लोज है। उसने भी विवान, आदित्य और निशीत के साथ ही अपनी पढ़ाई की है। ये चारों बचपन के दोस्त हैं। संयम को मिष्टी बहुत पसंद है, अपने लिए नहीं विवान के लिए। मिष्टी को वो अपनी छोटी बहन की तरह देखता है, लेकिन जब विवान मिष्टी को इग्नोर करता था तो उसने उसकी फीलिंग को जगाने के लिए मिष्टी के साथ ज्यादा रहना शुरू कर दिया, और मिष्टी को भी ये बात समझा दी। इसीलिए मिष्टी ने उसे सेम ब्रो की जगह शॉर्ट फॉर्म में एसबी कहना स्टार्ट कर दिया। ये बात सिर्फ आदित्य, आदर्श और निशीत को ही पता थी। इसी वजह से जब निशीत और आदित्य ने देखा कि विवान की फीलिंग मिष्टी के लिए डेवलप होने लगी है, तो वो दोनों उस दिन संयम का नाम लेकर उसे चिढ़ा रहे थे। इस बार आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? अविनाश जी ने सेम से अलग होते हुए पूछा। आपके खडूस बेटे का बस चलता तो वो मुझे और 10 साल तक वापस नहीं आने देता। पता नहीं मुझ जैसे मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी है उसकी, सेम ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, और साथ में वो सात्विक जी और हर्षद जी से मिलने के बाद अपने फेवरेट लोगों के पास चला गया। फेवरेट लोग मतलब रोशनी जी और निशा जी। दरअसल सेम काफी स्वीट टोकर था, जिस वजह से वो लेडीज का फेवरेट था। कैसी है? ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। ये सुनते ही सात्विक जी और हर्षद जी का मुंह काला पड़ गया, क्योंकि एक तो सेम उनके सामने उनकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा था और दूसरा अब उनकी वाइफ उन्हें ताने मारेगी कॉम्प्लीमेंट ना देने के लिए। दोनों अपनी जलती नजरों से सेम को देखने लगे, लेकिन मजाल है हमारे सेम बाबू को कोई फर्क पड़े तो। चल, ये मस्का बाद में मार लेना। निशीथ ने सेम को कोलार से पकड़कर लिविंग रूम में ले जाने लगा। उसे पता था उसके दोस्त की मीठी मीठी बातें खत्म नहीं होगी, और बाद में उसके डैड उसकी मॉम का गुस्सा उस पर निकलेंगे। यार हद है, तुम भी उन दोनों खडूस के साथ रहते हुए खडूस हो गए हो। दोस्त इतने टाइम आया तो गले लगने की जगह काम ही करवाते रहो, सेम ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर पीछे मुड़कर वापस देखते हुए, बाय ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं ये सब क्यों परेशान करते रहते हैं उसे। आज इस निशीत के बच्चे को घर आने दो, तब बताती हूँ। निशा जी ने गुस्से में हर्षद जी की तरफ देखा। हर्षद जी को अभी से घर जाने में डर लगने लगा। उन्होंने मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सात्विक जी और अविनाश जी ने कंधे उचका दिए। निशीत सेम को लेकर बाहर आया तो वहां सिर्फ आदित्य खड़ा था।
प्रिंसेस और वो खड़ूस कहाँ गए? सेम ने आते ही पूछा। तेरा प्लान काम करने लगा है, आदित्य ने इतना कहकर कार का गेट खोल लिया। निशीथ भी उसके साथ कार में बैठ गया। जैसे ही सेम को आदित्य की बात का मतलब समझ आया, वो काफी एक्साइटेड होकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सच में? कब हुआ? कैसे हुआ? तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? शांत गदाधारी भीम, शांत हो जा। फिर निशीथ ने उसे सारी स्टोरी बात दी, जिसे सुनकर सेम काफी खुश हो गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अब मैं आ गया हूं ना, इनकी लव स्टोरी फास्ट ट्रैक में दौड़ेगी। सेम अपने मन में अलग अलग आइडिया सोचने लगा। क्या सेम सच में इन दोनों की लव स्टोरी फास्ट ट्रैक में ला पाएगा? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।